जय हिंद साथियों। विचारधारा की इस श्रृंखला में आज का वीडियो सेकंड क्रमांक का है, जिसका टॉपिक है उदारवाद। इस श्रृंखला को बनाने की प्रेरणा क्यों मिली, मैं इससे शुरू करना चाहूंगा। दो प्रमुख कारण थे। नंबर एक, विद्यार्थियों को बताना कि दुनिया को अलग अलग तरीके से देखने के चश्मे कौन कौन से हैं, तो विभिन्न विचारधाराएं हम समझकर वो देख सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पर या मुफ्त के कंटेंट के रूप में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए खासकर हिंदी माध्यम में कम कंटेंट था, तो इस वजह से भी प्रेरणा मिली इस श्रृंखला को शुरू करने की। शुरू करते हैं। उदारवाद पीएसआईआर के पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है। निम्न पॉइंट के तहत राजनीतिक विचारधारा के रूप में आपको समझना आवश्यक है। जब तक आप विचारधारा के रूप में नहीं समझेंगे राज्य के सिद्धांत उदारवादी और नव उदारवादी कैसा है, इसे समझना कि आपकी समझ अधूरी रह जाएगी। और सिलेबस कहता है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन हॉब्स, लॉक, मिल को पढ़िए, ये उदारवादी चिंतक हैं। हॉब्स को तो पूर्णतः उदारवादी चिंतक नहीं माना जाता, सिर्फ नींव रखने का योगदान दिया जाता है। लॉक को तो जनक कहा जाता है। मिल उदारवाद में, शास्त्रीय उदारवाद में संशोधनकारी भूमिका रखते हैं, उसमें नैतिकता जोड़ते हैं और इसे आधुनिक उदारवाद का रूप दे देते हैं। तो इस तरह पीएसआईआर के पेपर 1 में हम सिलेबस में देखते हैं। टॉपिक्स इस वीडियो के रहेंगे उदारवाद क्या है, और इसकी पूरी समझ को देखने के लिए हम अगले सारे टॉपिक्स को शामिल करेंगे, जैसे कि इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष को जाने वगैरह इसकी समझ अधूरी है। लॉक जो इसका जनक है, उसके आइडिया के साथ उदारवाद को देखना बहुत महत्वपूर्ण है समझ के लिए। और ये जो यात्रा है ये किस फॉर्मेट में रही, इनकी सेंट्रल थीम क्या रही, ये जानना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का मकसद आपको शास्त्रीय, आधुनिक और नव उदारवाद पर कंप्लीट पिक्चर प्रस्तुत करना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उदारवाद की यात्रा के रूप में उनका सामान्य परिचय देना है। प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों पर उदारवाद का क्या दृष्टिकोण है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि उदारवाद क्या चिंतन रखता है। ये प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत कौन कौन से माने गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और न्याय। शुरू करते हैं। उदारवाद क्या है? उदारवाद क्या है, या यूं समझ लीजिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस दुनिया में हम अभी रह रहे हैं, जिस समय में, उसकी ये सर्वाधिक प्रभावशाली विचारधारा है। प्रभावशाली विचारधारा है, इसका मतलब है कि ये अभी रूल कर रही है दुनिया के अधिकांश भागों में। इसके मानक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शुरुआत इसकी परिवर्तनवादी विचारधारा से हुई थी, जो चेंज चाहती थी, लेकिन चूंकि अब इसका प्रभाव पूरी दुनिया में दिखता है, तो अब एक ये मोरलेस स्टेटस को वाली आइडियोलॉजी है, यथा स्थितिवादी विचारधारा है। 17वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ था। जन्म की परिस्थितियां अभी हम देखेंगे। इसके की फीचर की अगर बात करें तो व्यक्ति को प्रमुखता देता है। कहा जाता है कि उदारवाद इस सेंस में उदार है कि वे व्यक्ति को कितनी छूट देता है, इस सेंस में अनुदार है कि वे राज्य को कितने कार्य देता है। तो राज्य को कम कार्य देता है, व्यक्ति को प्रमुखता देता है, उसकी स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देता है, प्रायोरिटी देता है। लोकतंत्र और बाजार को महत्व देने वाली विचारधारा है। ऐसा क्यों है, यह भी हम जानेंगे जब हम इसके नैतिक या सामाजिक पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्वतंत्रता और व्यक्ति को इतनी प्रमुखता क्यों देता है। क्लियर? तो अगर इन तीन फीचर को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये व्यक्तिवाद, संविधानवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। पूंजीवाद का संबंध बाजारवाद से है, संविधानवाद का संबंध है लिमिटेड स्टेट से, राज्य को सीमित करने से। व्यक्तिवाद का संबंध है कि पूरा पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का बिंदु किसी व्यवस्था में व्यक्ति हो। तो ये एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली या सिस्टम गढ़ने की बात करता है जहां व्यक्ति को प्रमुखता दी जाए, राज्य को सीमित किया जाए और इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में मार्केट को बढ़ावा दिया जाए। ध्यान देने वाली बात है, इसकी समाज की व्याख्या उदारवाद की इस तरह की है कि ये पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट में कोई टकराव नहीं मानता है। समाजवाद टकराव मानता है, लेकिन उदारवाद नहीं मानता। चूंकि ऐसा कोई टकराव नहीं है, इसलिए इनके मध्य समझौता किया जा सकता है और समाज का पृथक में कोई अस्तित्व ही नहीं है, वे तो व्यक्तियों के योग से बनी हुई एक इकाई है। उदारवाद का चिंतन ये कहता है। अब इसे मैनेज करने के लिए उदारवाद संस्थाओं और प्रक्रियाओं को विशेष महत्व देता है, और ये संस्थाओं को प्राकृतिक नहीं मानता है बल्कि मानव निर्मित मानता है, जो कि व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के हित के लिए बनाई गई होती हैं। ये सारी विचारधाराएं या ये सारे बिंदु बताते हैं कि इसने
लिबर्टी को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया होगा। इसलिए डेमोक्रेसी के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक खास विशेषता यह रही है उदारवाद की कि इसने समय के साथ संवाद किया है, यानी कि अनुकूलता। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे नए चैलेंजेस का सामना इसने किया, वैसे वैसे स्वयं में सुधार किया। इसके परिणाम स्वरूप जो शीत युद्ध के काल में हमने दो विचारधाराओं के मध्य टकराव देखा था, उसमें विजय अंततः उदारवाद की हुई है। हालांकि कई विचारक इसमें डाउट करते हैं और इसके चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं, ये मानते हैं, जो कि बहुत सही बात है। लेकिन फिर भी उदारवादी विचारकों ने घोषणा तो की है कि हमारी आइडियोलॉजी जीत गई है। खैर, अब आ जाते हैं कि ये किन परिस्थितियों में जन्मी है। तो दोस्तों, ये ऐसी परिस्थितियों में जन्मी है जब सामंतवाद का अंत हो रहा और बाजार अर्थव्यवस्था अपने विकास या अपने जन्म की ओर प्रगतिशील हो। और समय ऐसा था कि जब पुनर्जागरण और धर्म सुधार का परिवेश था। पुनर्जागरण और धर्म सुधार को अगर एक पॉइंट में कहा जाए तो यही लौकिक दुनिया में ज्यादा विश्वास बजाय कि पारलौकिक, यानी कि व्यक्ति की सुविधाओं में, व्यक्ति के विवेक में ज्यादा आस्था, यह पुनर्जागरण की खास बात थी। अब इन सारे परिवर्तनों से मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को सुरक्षा रखने के लिए उदारवाद का जन्म हुआ है। क्लियर हुई ये बात? तो वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो समाज में कई परिवर्तन आ रहे थे, वे औद्योगिक हो रहा था, शहरीकृत हो रहा था, वैज्ञानिक क्रांति, लोगों ने अब रैशनल बीइंग होना ज्यादा शुरू किया। पुनर्जागरण ने इस समस्त प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जय हो रही थी, क्योंकि अत्याचारी राजशाही से लोग तंग आ चुके थे और आर्थिक जगत में पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली दूसरी प्रणाली का स्थान लगभग ले चुकी थी। इन परिस्थितियों में उदारवाद का जन्म हुआ। तो उदारवाद की जनक परिस्थितियों के संबंध में ये मैप आप याद रख सकते हैं। उदारवाद को समझने के लिए इसके नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष को समझना बेहद आवश्यक है। जब हम कहते हैं नैतिक पक्ष, तो इसका अर्थ ही होता है कि एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जहां इन्वॉल्व हो, उसे हम नैतिक पक्ष बोलते हैं। और वही समाज है। समाज अंततः है क्या? संबंधों का ताना बाना समाज है। नैतिक पक्ष के रूप में देखें तो समाज की व्याख्या के रूप में मैंने आपको बताया था कि उदारवाद व्यक्तियों के समुच्च को समाज मानता है, यानी समाज के किसी पृथक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी बात, ये व्यक्तिवाद में भरोसा रखता है। इसका अर्थ है कि सर्वप्रथम जो है सर्वाधिक महत्व व्यक्ति को दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति विवेकवान है, उसकी अपनी डिग्निटी है और उसका स्वाधीन अस्तित्व है, उसमें निर्णय क्षमता है, इसे मान्यता प्रदान करता है। तो व्यक्ति को प्राथमिकता देने का कारण जो है वो व्यक्ति की विवेकशीलता वाली मान्यता है। क्लियर? लॉक जो जनक है उसने कहा भी है कि व्यक्ति विवेक, ना केवल विवेकशील है बल्कि नेक मंशा वाला भी है। इसलिए अगर हम इसे सेंट्रल पावर देते हैं, केंद्रीय शक्ति देते हैं, केंद्रीय महत्व देते हैं, तो व्यवस्था बेहतर बनेगी। और इस वजह से कम इंटरफेयर करे स्टेट और स्वैच्छिक लेन देनों को बढ़ावा दें। ऐसी सामाजिक और कानूनी व्यवस्था का समर्थन करता है उदारवाद। सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या करता है? जैसा मैंने आपको बताया था कि वह राज्य के प्रति अनुदार है और व्यक्ति के प्रति उदार है। तो वह राज्य को बहुत ही कम कार्य सौंपता है। इसे सीमित राज्य कहते हैं। सीमित राज्य चूंकि मानव के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है, इसलिए वे एक साधन है, मानव निर्मित संस्था है। और साध्य क्या है? व्यक्ति के हित, व्यक्ति के अधिकार, उन्हें सुरक्षित रखना साध्य है, साधन राज्य है। कृत्रिम संस्था होने के कारण कुछ दूसरी वजह भी है जो अभी हम देखेंगे। राज्य को आवश्यक बुराई मानता है उदारवाद। हस्तक्षेप राज्य का सपोर्ट करता है। रात्रि प्रहरी राज्य भी इसे कहा जाता है। क्यों मानता है? क्योंकि आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहरी आक्रमण से, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर बचाता है। लेकिन बुराई इसलिए है क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र व्यक्ति के स्वतंत्रता के विरुद्ध हो सकता है। जैसे ही कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, ये रेगुलेट ज्यादा करेगा। तो हमारा जो फ्री स्फीयर है किसी भी इंडिविजुअल का अपने राइट्स को अभ्यास में कर लाने का, वो सीमित हो जाता है। इस तरह देखें, जो सीमित राज्य है उसका संवैधानिक दृष्टिकोण से जो नाम बना वो कहलाता है संविधानवाद।
सीमित राज्य किस किस से सीमित है? वे कानून से सीमित है, वे जनता की स्वतंत्रता से सीमित है, वे स्वतंत्र न्यायपालिका से सीमित है, वे संविधान से सीमित है, वे शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत से सीमित है। इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आई, जो एक संवैधानिक विवेक बनता रहा, वे भी राजनीतिक दृष्टिकोण से उदारवाद की महान देन मानी जाती है। राजनीति इनके अनुसार क्या है? राजनीति व्यक्तियों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। जनरली उदारवाद मानता है कि व्यक्ति के इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट में कोई टकराव नहीं है, ये बराबर है। लेकिन एक से अधिक लोग समाज में रह रहे हैं तो कुछ तो विरोध उत्पन्न होगा और उन्हें शांतिपूर्ण सामंजस्य पूर्वक ढंग से सॉल्व किया जा सकता है। ये उदारवाद की खास मान्यता है। ये इसका राजनीतिक पक्ष था। आर्थिक पक्ष, समाजवाद इस ओर ध्यान दिलाता है कि उदारवाद वास्तव में है क्या। ये सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा कम आर्थिक हितों को या आर्थिक प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई एक विचारधारा है। और वे आर्थिक रूप में किस किस को सजेस्ट करती है? वे पूंजीवाद का समर्थन करती है और अहस्तक्षेप नीति का समर्थन करती है। इसका अर्थ क्या कि स्टेट कम से कम रोल प्ले करेगा, प्राइवेट सेक्टर को अपना कार्य करने देगा। उत्पादन प्रणाली और विनिमय के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व में होंगे, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने वाली विचारधारा है आर्थिक दृष्टिकोण से। और कार्य निजी लाभ से प्रेरित होंगे, और निजी लाभ से प्रेरित को बुरा नहीं माना जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पूर्व में, यानी कि भारत मान लीजिए आप, यहां अगर हम किसी को कहें कि सेल्फिश है या ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट को तवज्जो देता है, तो ये एक तरह से अपमानजनक है। लेकिन पश्चिम में ये सामान्य माना जाता है कि यदि वे व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, तो उसके सेल्फ इंटरेस्ट होंगे ही और उसे उसमें वरीयता देने में कोई बुराई नहीं। तो इस तरह ये पश्चिमी दर्शन की प्रमुख देन है उदारवाद। लॉक की बात करें, जो इसके जनक हैं, उनके बारे में खास बात कहा जाती है। यदि आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि हॉब्स उदारवाद की नींव रखता है, लॉक उदारवाद का जनक कहलाता है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यहां आ जाता है कि हॉब्स शुरू करता है इंडिविजुअल से और खत्म करता है अपने चिंतन को स्टेट से, लेकिन लॉक भाई साहब शुरू करते हैं इंडिविजुअल से और खत्म करते हैं इंडिविजुअल से। इस तरह पूरे चिंतन में व्यक्तिवाद समाया हुआ है। अब ये व्यक्तिवाद को कैसे बढ़ावा देते हैं, जो कि उदारवाद का एक स्तंभ है। ये बात करते हैं ह्यूमन नेचर की, कि ना केवल व्यक्ति विवेकशील है बल्कि नेक भी है। जबकि हॉब्स बोलता था धूर्त है, मतलब ही है। लॉक ऐसा नहीं मानते, वे मानते हैं कि व्यक्ति नैतिक भी है, नेक है। इस तरह इन्होंने ह्यूमन नेचर को इस तरह दर्शाया कि वे सिस्टम का पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बनाने में कोई हर्ज नहीं है उसे। दूसरा इन्होंने एक बात कही नेचुरल राइट्स की। नेचुरल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो स्टेट के जन्म लेने से पूर्व अस्तित्व में थे, और इन्होंने ऐसे 3 राइट्स की वकालत की, 3 राइट्स का उल्लेख किया जिन्हें बाकायदा अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के बाद मान्यता मिली। और वे कौन कौन से थे? जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और तीसरा था परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का अधिकार, खुशी प्राप्ति का अधिकार। लॉक जब ये बात कह रहे थे तब ये बहुत विचलनकारी थी। ये अपने आप में साबित करती थी कि राज्य का आगमन ही इसलिए हुआ है ताकि वे उन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो राइट्स इस तरह कृत्रिम हुआ। स्टेट के बारे में लॉक का कहना था कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, वे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से जन्मी है, और कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी ने नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडिविजुअल ने मिलकर। तो यदि कोई संस्था कृत्रिम है, साधन है, तो उसे अपने साध्य की पूर्ति में मदद करनी चाहिए। साध्य क्या होना चाहिए? नेचुरल राइट्स का प्रोटेक्शन। तो उसे लिमिटेड पावर मिलनी चाहिए, और वे स्वयं साधन होना चाहिए, ना कि साध्य। और यदि राज्य, लॉक कहता है कि राज्य एक प्रहरी की तरह है, चौकीदार की तरह है, और व्यक्ति को राज्य बनाने के बावजूद भी मालिक के रूप में रात को जागकर देखना चाहिए कि चौकीदार जाग रहा है या नहीं। यदि राज्य विफल हो जाता है नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो राइट टू रिवोल्ट है सिटीजन्स के पास। लॉक का मानना ऐसा है। तो लॉक ने बहुत भारी मात्रा में प्रायोरिटी प्रदान कर दी व्यक्ति को। इस तरह लॉक को जनक माना जाता है उदारवाद का।
उदारवाद की यात्रा पर आ जाते हैं और उनके सेंट्रल थीम्स देखेंगे। जब उदारवाद का जन्म हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, तो वो मांग करते थे कि पूंजीवाद को एक तरह से मान्यता मिले, ये अपवाद ना रहे, नियम बन जाए। और तब ये परिवर्तनवादी विचारधारा थी। तो जॉन लॉक, एडम स्मिथ और बेंथम का नाम लिया जाता है शास्त्रीय उदारवाद में। शुरुआती उदारवाद एक्चुअल में शास्त्रीय उदारवाद था। इसका सेंट्रल थीम थी कि न्यूनतम स्टेट हो और हस्तक्षेप की भूमिका निभाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी में यकीन हो और उसे सिक्योर करने के लिए सिस्टम बनाए। ये शास्त्रीय उदारवाद था। आधुनिक उदारवाद कब आया? जब शास्त्रीय उदारवाद को चुनौती मिली और उसकी कमियां उजागर हुई। शास्त्रीय उदारवाद ने औद्योगिक क्रांति को नियम बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बढ़ रही असमानता से लोग पीड़ित होने लगे, जिसकी वजह से बढ़ रहे प्रदूषण से राज्य की अतिरिक्त भूमिका की मांग हुई। राज्य की इस अतिरिक्त भूमिका की मांग को पूरा किया आधुनिक उदारवाद ने, जिसके विचारक थे जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लॉस्की। इनका मानना था कि स्टेट को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं होना चाहिए, ये कमजोर तबके के लिए मदद करें। कैसे कर सकता है? और इस रूप में वे एक वेलफेयर स्टेट के फॉर्म में आए, ना कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के। राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल देने वाली आधुनिक उदारवाद मानती है कि प्रगतिशील कर व्यवस्था लागू कर देना चाहिए, जिसमें कम कमाने वाले पर कम टैक्स परसेंट रखो और ज्यादा कमाने पर परसेंटेज के फॉर्म में अधिक टैक्स लगाइए। और इससे जो स्टेट की इनकम जनरेट हो, समाज के दुर्बल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जानी चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी तरह की सामाजिक सुरक्षाएं। तो ये आधुनिक उदारवाद का दर्शन था। नव उदारवाद क्या कहता है? नव उदारवाद जिसकी आलोचना में आया उसे कहते हैं आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद की आलोचना में नव उदारवाद का जन्म हुआ। इस तरह आप देखेंगे कि शास्त्रीय उदारवाद और नव उदारवाद में भारी समानता है। नव उदारवाद के विचारक हैं F.A. हेक, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक। इनके सेंट्रल थीम था कि शास्त्रीय उदारवाद के बाद जो आधुनिक उदारवाद आया है, कल्याणकारी राज्य, उसने एक गलती की है। उसने समाज के मेहनती वर्गों पर ज्यादा टैक्स लगाया है और समाज के कामचोर एक तरह से वर्ग पर मदद करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान की, उन्हें बढ़ावा दिया है। तो नव उदारवाद इस तरह आलोचना करता है आधुनिक उदारवाद की, और राज्य ने जो अपनी भूमिका बढ़ा ली है उसे पीछे खींचने की मांग करता है, कम करने की मांग करता है, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। किन परिस्थितियों में नव उदारवाद आया, यह जानना भी महत्वपूर्ण है। लगभग 80 के दशक में नव उदारवाद आया ब्रिटेन और यूएस में, और इंडिया में उस समय थोड़े बाद, एक दशक बाद, इसका चेहरा बने थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी। नव उदारवाद इसलिए आया था क्योंकि पश्चिम और पूर्व में जो विचारधारा की लड़ाई हो रही थी समाजवाद और उदारवाद की श्रेष्ठता पर, उसमें यह क्लियर हो गया था कि समाजवाद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितना उदारवाद ने प्रगति दे दी है। तो वहां से एक नैतिक संबल टूट गया था समाजवाद के समर्थकों का। दूसरा महत्वपूर्ण बात, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, नव स्वतंत्र देश थे, विकासशील देश थे, उनमें भी देखा गया कि जो गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो करप्शन क्रिएट कर रही है, साथ ही साथ वे इनएफिशिएंट हैं। तो इसलिए नव उदारवाद ने मांग की कि रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट होना चाहिए। 90 के दशक में दुनिया ने इसे एलपीजी के नाम से जाना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वास्तव में इसके पिछले फलक पर जो दिख नहीं रहा है वो नव उदारवाद ही है। तो इस तरह पीएसआईआर में एक क्वेश्चन भी आया था कि नव उदारवाद एलपीजी की प्रेरणा है। आई थिंक ये उसके शब्द रहे होंगे, एक्चुअल शब्द मुझे याद नहीं है। तो नव उदारवाद को हमने समझा। इसी के बाद जैसे ही नव उदारवाद को बढ़ावा मिला और सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये घोषणा की गई कि उदारवाद जीत गया है और इतिहास का अंत हो गया है। उदारवाद के समर्थकों ने दो तर्क इसके लिए दिए कि व्यक्ति चाहता क्या है। नंबर 1, व्यक्ति ये चाहता है कि उसे आर्थिक प्रगति प्रदान की जाए। नंबर 2, उसे संतुष्टि हो। तो आर्थिक प्रगति प्रदान करने के मामले में समाजवाद भी ये कर सकता है
लेकिन संतुष्टि नहीं दे सकता जो स्वतंत्रता देकर उदारवाद करता है। तो इतिहास के अंत में उदारवाद की जीत हुई है आइडियोलॉजी की डिबेट में, उसके लिए वे ये दो तर्क सामने रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत और उदारवाद को समझते हैं। किन किन टर्म पर उदारवाद की क्या क्या विश्वास है। फ्रीडम की बात करते हैं। दो तरह की होती है स्वतंत्रता, एक तो सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है उससे पहले समझने के लिए नकारात्मक स्वतंत्रता देख लेते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि राज्य बाधा ना बने हमारी स्वतंत्रता को अभ्यास करने में, व्यक्ति स्वयं सक्षम है अपनी स्वतंत्रता को अभ्यास करने में। सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि अपनी स्वतंत्रता का सार्थक उपयोग करने के लिए राज्य सहायता करे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी व्यक्ति को संगीतकार बनना है, एक अच्छा गायक बनना है। अच्छा गायक बनना है तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अगर वह समर्थक होगा तो कहेगा कि स्टेट कोई ऐसा कानून ना बनाए जो मुझे गाने से रोके। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होगी, राज्य ऐसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करे, सिलेबस में संगीत डाल दे। तो यहां से देख रहे हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य सहायता कर रहा है व्यक्ति को अपने अपने स्वयं के बेस्ट को खोजने में। शुरुआती दौर में यानी कि उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक था, और नव उदारवाद भी, जो कि शास्त्रीय उदारवाद का एक तरह से दूसरा रूप ही है, थोड़ा बारीक अंतर है। तो नव उदारवाद भी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है आधुनिक उदारवाद, जो कल्याणकारी राज्य के माध्यम से एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए स्टेट को प्रेरित करता है। इक्वालिटी की बात करें, अच्छा, स्वतंत्रता को सबसे पहले महत्व क्यों दिया गया, क्योंकि यह उदारवाद का केंद्रीय थीम है। स्वतंत्रता के समानता भी दो प्रकार की होती है, एक तो औपचारिक और दूसरी तात्विक, फॉर्मल और सब्सटेंटिव। फॉर्मल का क्या अर्थ है, फॉर्मल का अर्थ है कि हम सिर्फ कानूनी समानता प्रदान करें या राजनीतिक समानता प्रदान करें। तात्विक समानता का अर्थ है कि सामाजिक समानता और आर्थिक समानता प्रदान की जाए। कानूनी समानता का अर्थ क्या है, सबको सुनवाई का बराबर अधिकार हो, सबको वकील रखने का अधिकार हो, कानून की नजर में सब समान हो। राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है, एक व्यक्ति एक वोट। उदारवाद ऐतिहासिक रूप से इसका समर्थक है, परंतु आधुनिक उदारवाद के रूप में, कल्याणकारी राज्य के रूप में उसने जो सामाजिक आर्थिक नीतियां चलाई हैं उससे वे सामाजिक आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देने की बात करता है। तात्विक समानता का मुख्य पक्षधर समाजवाद को माना जाता है, जो कि उदारवाद की कमियों के विरोध में जन्मी विचारधारा है। जस्टिस की बात कर लेते हैं। न्याय सभी सद्गुणों की मुकुटमणि है, इससे बेहतर कोई सिद्धांत नहीं है। दो प्रकार का होता है, प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय बात करता है, एक्चुअली समझ लीजिए, पहले न्याय की यात्रा देख लेते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा। न्याय प्राचीन काल में किस रूप में था, नैतिक रूप में था, लेकिन न्याय नैतिक के बाद आधुनिक रूप में ये कानूनी हो गया। तब अपेक्षा की जाती थी कि व्यक्ति समाज को क्या प्रदान कर सकता है, वे न्याय होता था, जिसे भारत में धर्म कहा गया एक तरह से। आधुनिक न्याय की बात की जाती है कि समाज व्यक्ति को क्या देता है। तो अब कानून संगत है और देने की बात ज्यादा है, समाज से अपेक्षाएं ज्यादा हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां यह समझने की बात आवश्यक है कि न्याय आधुनिक युग में वितरण का मामला है, वितरण का मामला है। ध्यान देने वाली बात है, प्रक्रियात्मक न्याय बात करता है कि किसी भी चीज के आवंटन की प्रक्रिया, प्रोसीजर जस्ट और फेयर होनी चाहिए। तात्विक न्याय बात करता है कि ना केवल प्रोसीजर जस्ट एंड फेयर हो, बल्कि स्वयं में डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट एंड फेयर हो, एंड गोल को हम अच्छे से अचीव करें। उदारवाद निसंदेह प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थक है, समाजवाद तात्विक न्याय की वकालत करता है। जैसा मैंने परिचय में बताया था कि उदारवाद संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर ज्यादा बल देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधीवाद की बात करेंगे, पार्ट 3 होगा इस श्रृंखला का। इस श्रृंखला की सभी पीडीएफ और इस वीडियो की पीडीएफ भी
आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप भीष्म अकेडमी के नाम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।